गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम माइटोसिस अथवा समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस प्रकार का विभाजन पादपों में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। एनिमल्स में यही विभाजन बॉवेरी तथा फ्लेमिंग ने देखा और इस विभाजन को माइटोसिस नाम सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने दिया। यह समसूत्री विभाजन भी कहलाता है क्योंकि इस विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका या मदर सेल के समान होती है, अतः इसे समसूत्री अथवा इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। सामान्यतः यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में या सोमैटिक सेल्स में होता है, अतः इसे सोमैटिक सेल डिवीज़न का नाम भी दिया जाता है। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं आती, अतः इस प्रकार का विभाजन अगुणित या हैप्लॉइड, द्विगुणित अथवा डिप्लॉइड तथा बहुगुणित अथवा पॉलीप्लॉइड सभी प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। माइटोटिक एपरेटस इस बात को सुनिश्चित करता है कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में न केवल गुणसूत्रों की संख्या अपितु सभी प्रकार के आवश्यक कोशिका द्रव्य पदार्थ तथा कोशिकांग भी समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। अतः माइटोसिस के द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नई बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में नहीं होता है। सामान्यतः पादपों की अगर हम बात करें तो समसूत्री विभाजन को संपन्न करवाने वाली कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कि विभज्योतकी अथवा मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। पादपों में समसूत्री विभाजन या तो रूट अपेक्स में अथवा जड़ के शीर्षस्थ भाग में या शूट अपेक्स में तने के शीर्षस्थ भाग में अथवा कुछ मेरिस्टम्स जैसे कि अंतर्विष्ट अथवा इंटरकैलरी मेरिस्टम, पार्श्वीय अथवा लेटरी मेरिस्टम में होता है। इसके अतिरिक्त लीव्स, एम्ब्रियो तथा सीड्स में भी माइटोसिस की क्रिया हो सकती है। एनिमल्स में सामान्यतः सभी टिश्यूज़ में माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती रहती है। इसके अतिरिक्त एम्ब्रियो में, स्किन में, बोन मैरो में भी माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखें कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कितने फेजेस में बांटा गया है। माइटोसिस के अंतर्गत हमें स्पष्टतः दो प्रकार के विभाजन नजर आएंगे। केंद्रक में होने वाला विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है अथवा केंद्रकीय विभाजन कहलाता है। केंद्रकीय विभाजन के पश्चात सामान्यतः कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चार्ट के द्वारा माइटोसिस की विभिन्न सब स्टेजेस को बताया गया है। कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंतर्गत केंद्रक का विभाजन होता है, इंटरफेस तथा माइटोटिक फेज के अंतर्गत बांटी गई है। इंटरफेज अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के विजिबल चेंजेस हमें नज़र नहीं आते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि यह सबसे एक्टिव स्टेज है क्योंकि इसी अवस्था के दौरान कोशिका विभाजन के लिए स्वयं को तैयार करती है। इस अवस्था की फर्दर तीन सब स्टेजेस हैं, G1, S तथा G2, जिनके बारे में थोड़ा परिचय हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर सेल साइकिल के दौरान पा चुके हैं, परंतु फिर भी मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इंटरफेज अवस्था के दौरान कोशिका में आगे विभाजन के लिए आवश्यक DNA, RNA, प्रोटीन्स तथा अन्य कोशिकीय पदार्थों का
निर्माण होता है। इंटरफेज कंप्लीट होने के पश्चात ही कोशिका माइटोटिक अथवा विभाजन प्रावस्था में जा सकती है। विभाजन प्रावस्था में गुणसूत्रों की विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। इसके आधार पर इसे फर्दर कई सब स्टेजेस में बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस के पश्चात अधिकांश कोशिकाएं साइटोकाइनेसिस अथवा कोशिका द्रव्य विभाजन संपन्न करती हैं, जो कि प्लांट्स में कोशिका पट्टिका अथवा सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा होता है तथा एनिमल्स में क्लीवेज अथवा विदलन के द्वारा होता है। यहाँ पर हम कैरियोकाइनेसिस का अर्थ तथा इसकी विभिन्न स्टेजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैरियोकाइनेसिस एक ग्रीक शब्द है जिसके अंतर्गत पेरेंट सेल में न्यूक्लियर डिवीज़न का अध्ययन किया जाता है। कैरियो का अर्थ केंद्रक अथवा न्यूक्लियस होता है। काइनेसिस का अर्थ मूवमेंट अथवा गति होता है। तो इस दौरान गुणसूत्र विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं। कैरियोकाइनेसिस की 4 सब स्टेजेस हैं या 4 फेजेस हैं, जिसे क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टीलोफेज के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में आपको इंटरफेज न्यूक्लियस अथवा इंटरफेज अवस्था के दौरान हमें केंद्रक कैसा नज़र आता है यह दिख रहा है। कुछ पॉइंट्स जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आपको सुस्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, न्यूक्लियोलस अथवा केंद्रिक नज़र आ रही है और साथ ही सारा का सारा गुणसूत्रीय पदार्थ क्रोमेटिन के रूप में धागे नुमा संरचनाओं के रूप में आपको नज़र आ रहा है। तो इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियस में आपको इस प्रकार की संरचना नज़र आएगी। जैसे जैसे हम फर्दर माइटोटिक स्टेजेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर आपको परिवर्तन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोटिक फेज़ की पहली अवस्था प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो इस प्रकार हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होता है, अर्थात अकुंडलित व फैला हुआ क्रोमेटिन पदार्थ डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, कुंडलन अथवा कॉइलिंग तथा संकुचन के द्वारा सुस्पष्ट गुणसूत्र के रूप में नज़र आने लग जाता है। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि डीएनए की मात्रा पहले ही इंटरफेज की एस प्रावस्था में डबल हो चुकी है। तो डबल हुआ डीएनए आपको 2 सूत्रों के रूप में नज़र आएगा और प्रत्येक क्रोमोसोम 2 सूत्रों में बटा हुआ नज़र आता है, जिसे कि क्रोमेटिड्स कहा जाता है। दोनों सूत्रों को क्रोमेटिड्स नाम दिया जाता है। प्रोफेज में धीरे धीरे अंत तक आते आते न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है और साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कुछ कुछ डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं मेटाफेज, जिसे सुविधा की दृष्टि से हम प्रोमेटाफेज अथवा मेटाफेज में भी बांट सकते हैं। प्रोफेज से मेटाफेज के दौरान आते आते जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको नज़र आते हैं वह है स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण। ये संरचना आपको यहाँ नज़र आ रही है। स्पिंडल फाइबर्स अथवा तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रोफेज के अंत से ही प्रारंभ हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अथवा केंद्रकीय झिल्ली धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है और मेटाफेज तक आते आते यह पूर्णतः डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज के दौरान समस्त गुणसूत्र गति करते हुए धीरे धीरे कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार आपको एक इक्वेटोरियल प्लेट अथवा मेटाफेजिक प्लेट पे यह गुणसूत्र अरेंज्ड नज़र आते हैं। यह
अवस्था जिसमें गुणसूत्र बीच में अरेंज्ड हैं इसे मेटाफेज कहा जाता है। और जिस स्टेज पर अथवा जिस जगह पर यह गुणसूत्र अरेंज होते हैं उसे मेटाफिजिक प्लेट कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुणसूत्र और छोटे व मोटे होकर बहुत ही स्पष्ट हो गए हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में आपको 2 भुजाएं नज़र आ रही हैं जो कि क्रोमेटिड्स हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। सेंट्रोमियर के द्वारा प्रत्येक गुणसूत्र में इन दोनों क्रोमेटिड्स का जुड़ना सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इस प्रकार मेटाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर्स तो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और क्रोमेटिड्स भुजाएं कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं। मेटाफेज अवस्था तथा प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली अवस्थाएं हैं। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अगली प्रावस्था जिसे कि एनाफेज कहा जाता है। एनाफेज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सेंट्रोमियर जो कि आपने मेटाफेज में देखा था, दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए हैं, ये विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और इनके विभाजित होने के परिणाम स्वरूप एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं। अलग होने के पश्चात इनमें पारस्परिक विकर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे ये दोनों विपरीत सिरों पर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। विपरीत सिरों पर गति करवाने में स्पिंडल फाइबर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे हम इसी लेक्चर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एनाफेज अवस्था में दोनों क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों पर गति करना प्रारंभ कर देते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सेंट्रोमियर से जुड़े हुए फाइबर्स इन्हें एक दूसरे से विपरीत तथा पोल्स की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस प्रकार पुलिंग व पुशिंग दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं एनाफेज में संपन्न होती है। एनाफेज के पश्चात हम धीरे धीरे माइटोटिक फेज की अंतिम प्रावस्था की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसे कि टीलोफेज कहा जाता है। टीलोफेज प्रावस्था में डॉटर क्रोमोसोम्स, अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स क्या हैं? डॉटर क्रोमोसोम्स हम देख चुके हैं कि दोनों सेंट्रियोल्स के पृथक होने से दोनों सिरों पर डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए हैं। तो यह डॉटर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। गुणसूत्र पुनः लंबे होना शुरू हो जाते हैं, धागे नुमा होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों ही डॉटर क्रोमोसोम्स के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियोलस का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि डीएनए की मात्रा पुनः अपनी मूल अवस्था में पहुँच गई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टीलोफेज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज अवस्था के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उसके उलट परिवर्तन हमें टीलोफेज में देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के पश्चात अब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। इस दौरान कोशिका द्रव्य तथा समस्त कोशिकाओं को दोनों प्रकार की सेल्स में इक्वली डिवाइड करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट्स के केस में सेल प्लेट का निर्माण हो रहा है, जो कि बढ़ते बढ़ते एक कोशिका को 2 डॉटर सेल्स में या 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त कर देती है। तो यहाँ आपने देखा कि माइटोटिक फेज के दौरान गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती हैं।
जिसके आधार पर इन फेजेस को नाम दिया गया है। प्रत्येक फेज का कुछ यूनिक फीचर हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रत्येक फेज के दौरान होने वाले मुख्य परिवर्तन। इंटरफेज में डीएनए स्वयं को कॉपी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम्स हमें स्पष्ट रूप से दिखना शुरू होते हैं। मेटाफेज में हमें मेटाफेजिक प्लेट या बीच की अवस्था में क्रोमोसोम्स अरेंज नज़र आते हैं। एनाफेज का मुख्य गुण है सेंट्रोमियर का डिवाइड होना तथा क्रोमेटिड्स का विपरीत सिरों पर जाना। टीलोफेज में पुनः क्रोमोसोम्स अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं तथा न्यूक्लियर एनवलप तथा न्यूक्लियोलस का निर्माण शुरू हो जाता है और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होना पूर्णतः संपन्न होता है। अधिकांश बच्चे माइटोटिक स्पिंडल के बारे में कंफ्यूज रहते हैं या बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस से हमारा क्या मतलब है। एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स ये मिलकर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करते हैं। इस एपरेटस के निर्माण में ट्यूब्युलिन नामक प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एपरेटस माइटोसिस के दौरान होने वाली क्रोमोसोमल मूवमेंट या गुणसूत्रीय गतियों पर नियंत्रण रखता है। क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोम्स की गतियों को निर्धारित करने का काम किया जाता है माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा। जंतुओं के केस में स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम से असेंबल होना शुरू करते हैं तथा एस्टर्स का निर्माण होता है। माइटोटिक स्पिंडल में आपको 2 प्रकार के फाइबर्स नज़र आएंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स तथा कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स। डिसकॉन्टिन्यूअस अथवा डिसकॉन्टिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अरेंज्ड रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सीधा ही जाते हैं। इन्हें नॉन काइनेटोकोर अथवा कॉन्टिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि प्लांट और एनिमल सेल के मध्य माइटोसिस में अंतर उत्पन्न करती है। वह यह है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, अतः एस्टर्स का निर्माण नहीं होता, परंतु प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। तो वह प्रोसेस जिसमें बिना सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो रहा है, इसे एन-एस्ट्रल स्पिंडल का नाम दिया जाता है तथा इस प्रकार के समसूत्री विभाजन को एन-एस्ट्रल माइटोसिस कहा जाता है। एनिमल्स के केस में बहुत ही स्पष्ट सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवाइड होकर 2 माइटोटिक सेंटर का निर्माण करते हैं, एस्टर्स का निर्माण करते हैं। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल तथा एस्टर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, अतः इस प्रकार के एस्टर से बने स्पिंडल को एस्ट्रल स्पिंडल कहा जाता है तथा इस प्रकार के माइटोटिक डिवीज़न को एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। यह प्लांट्स तथा एनिमल्स में बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा अंतर है कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस के समय कोशिका पट्टी का निर्माण होता है अथवा सेल प्लेट का निर्माण होता है, जबकि
एनिमल्स में सेल प्लेट नहीं बनती, अपितु एक विदलन या फरो बनती है जो कि बाहर से धीरे धीरे या परिधि से धीरे धीरे मध्य की ओर बढ़ती है तथा एक कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। प्लांट्स में माइटोसिस की प्रक्रिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभजोतकी कोशिकाओं में होती है, जबकि एनिमल्स में बॉडी के लगभग सभी टिश्यूज़ में माइटोसिस अथवा समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। पूरे प्रोसेस का अध्ययन करने के पश्चात हम ये जानेंगे कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है या इसका क्या महत्व है। सर्वप्रथम जेनेटिक स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने देखा कि माइटोसिस के पश्चात बनी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की न केवल संख्या अपितु गुण भी अपने मदर सेल के समान होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक स्टेबिलिटी बनाए रखने में माइटोसिस का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रोथ अथवा वृद्धि। माइटोसिस ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा नई बनी कोशिकाएं रिपेयर, रीजनरेशन तथा वुंड हीलिंग या घावों को भरने जैसी प्रक्रियाओं में काम में आती है। इसके अतिरिक्त अलैंगिक जनन, रीजनरेशन तथा सेल प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट के लिए भी माइटोसिस का होना आवश्यक है। इस प्रकार यह सजीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धन्यवाद। आशा है कि आप माइटोसिस को भली भांति समझ गए हों।